A very warm welcome to all the students of class 8. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidwa Par Badalganj. Today we are going to complete chapter 6, Weavers Craft and Industries. Modern industries in India. The second half of the 19th century saw the emergence of a few modern industries in India. These were mostly owned and controlled by British companies. A few were owned by Indians but they failed to develop without support from the government. यानी कि अगर 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ की बात करें तो वो कौन सा टाइम पीरियड होगा फ्रॉम 1950 टिल द 20th सेंचुरी. तो फ्यू मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इंडिया में भी इस्टेब्लिश की गई, लेकिन ज़्यादातर ये जो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ऑफिशियल्स लोग इस्टेब्लिश करते थे. उनके ओनर भी वही होते थे और कंट्रोल भी उन्हीं के द्वारा पूरा किया जाता था. कुछ इंडियंस ने भी ट्राई किया इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने का, लेकिन वो इंडस्ट्री को डेवलप नहीं कर पाए क्योंकि उनको गवर्नमेंट से वो सपोर्ट नहीं मिला. वो फाइनेंशियल मदद या रॉ मटेरियल्स या किसी भी रीजंस की वजह से उनकी इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश नहीं हो पाई, स्टैब्लिश नहीं हो पाई. It was under the impact of the nationalist movement in the late 19th century and early 20th century and the restrictions set by the world wars which fueled the development of modern industries in India in the 20th century. तो आपको पता है कि 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश रूल से, और उसके पहले से ही यानी कि 1857 का रिवॉल्यूशन, अभी इसके आगे इसके चैप्टर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे. यानी कि तब से और उसके बाद 19th सेंचुरी से भी कई लीडर्स हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये लोग आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अभियान चला रहे थे. तो इसकी वजह से मतलब 19th सेंचुरी के एंड से और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, इसके अलावा आपको पता होगा कि 19th सेंचुरी के बाद से वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया था. इसकी वजह से और वर्ल्ड वॉर होने की वजह से रेस्ट्रिक्शन हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए थे इंडियन सोल्जर्स. तो अगर वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस और चीज़ें इम्पोज करते इंडिया के ऊपर, तो इंडियन सोल्जर्स उनके तरफ से वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करते. इसकी वजह से कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री इस सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाया गया और इंडस्ट्रीज़ को इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश किया गया, और वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप भी हुई कब, अर्ली 20th सेंचुरी में. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ लार्ज स्केल हाउएवर ऑकर्ड ओनली आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस. लेकिन अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, यानी अगर लंबे तौर पे जो इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई वो 1947 के एरा के बाद आई, जिसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा कहते हैं. ड्यूरिंग द लेट 19th century, the industries that came up included either plantation और मशीन इंडस्ट्री. तो लेट 19th सेंचुरी में ज़्यादातर जो इंडस्ट्री होती थी वो तो या तो प्लांटेशन इंडस्ट्री होती थी या मशीन बेस्ड. प्लांटेशन इंडस्ट्री. Tea introduced in the 19th century went on to become the biggest plantation industry within a short span of time. तो कुछ लोगों का मानना है कि टी का ओरिजिन चाइना में हुआ है और वो चाइना से इंडिया के थ्रू के इंडिया के अंदर आया है. तो वहाँ पे इंडिया के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाने का जो क्रेडिट है वो ब्रिटिशर्स को ही जाना चाहिए, क्योंकि वही लोग टी जो है वो वहाँ से इंपोर्ट कराते थे चाइना से, जिसके बदले में उनको गोल्ड या सिल्वर देना पड़ता था. ठीक है. तो जब इंडिया में टी इंट्रोड्यूस हुआ 19th सेंचुरी में, तो बहुत बड़ा प्लांटेशन इंडस्ट्री बन गया बहुत ही कम समय में. The tea gardens located in Assam, Bengal and South India steadily increased their production, and by the early years of the 20th century, Indian tea became a leader in the world tea market. It found its biggest market in England. तो टी प्लांटेशन मतलब क्या होता है, जो चाय के बागान थे, टी गार्डन मतलब ये आसाम, बंगाल एंड साउथ इंडिया, इनके एनवायरनमेंट इनको बहुत सूट करते थे और बहुत ज़्यादा इनका प्रोडक्शन वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग के अंदर. और इंडिया जो है वो लीडर बन गया किसमें, टी मार्केट के वर्ल्ड में. और एक ये बहुत बड़ा जोक ही होगा कि जो अब तक हम पे राज करते थे, हम लोग उन्हीं के देश में सबसे बड़ा मार्केट हमें वहाँ पे मिला चाय का. कॉफ़ी, सिंकोना एंड रबर वर द अदर आइटम्स ऑफ द प्लांटेशन इंडस्ट्री विच फाउंड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट. इसके अलावा कॉफ़ी इंडिया की,
सिंकोना, सिंकोना आपको पता होगा, जिससे मलेरिया की दवा बनाते हैं। रबर, जो कि बहुत चीज़ों में काम आता है, चाहे वो टायर्स हो और भी बहुत प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ये सारे आइटम्स भी प्लांटेशन इंडस्ट्री में ग्रो होने लगे, जिसका कि पूरे दुनिया भर में एक मार्केट मिला हमें। However, it was the British capital which monopolized these till the end of British rule in India. तो ज़्यादातर ये जो प्लांटेशन इंडस्ट्री बिफोर 1947, इसके ओनर्स ब्रिटिशर्स थे और उनका मोनोपोलाइज थे, मतलब कि एक अधिकार था उनका इन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, तब तक जब तक कि उनका रूल जो है भारत से ख़त्म नहीं हो गया। Next, machine-based industries. Machine-based industries began in the second half of the 19th century. Of these, the most important were the cotton and jute industry. तो मशीन बेस्ड इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर शुरुआत कब हुई? 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, यानी 1950 से लेकर 2000 के बीच में। क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं था कि इंडिया के अंदर कॉटन और जूट की इंडस्ट्री थी, नहीं थी, लेकिन वो टोटली हैंडमेड होती थी, हैंडलूम से होती थी, कर वो चरखे से उससे सूत काटा जाता था। वहाँ पे मशीन का कोई प्रयोग नहीं होता था, सब काम मैनुअल होते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेड अ स्टडी प्रोग्रेस इन जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इंडिया रैंक फोर्थ अमंग द लीडिंग टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद के पहले ही इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो फिर से स्लो प्रोग्रेस कर रही थी। स्टडी मतलब धीमा प्रोग्रेस कर रही थी। और वर्ल्ड वॉर के जस्ट पहले जब एक रैंकिंग निकाली गई तो इंडिया का नंबर 4 था अमंग द टॉप लीडिंग टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी 4 प्रमुख देशों में, कुछ प्रमुख देशों में जैसे हम लोग टॉप 10 निकालते हैं ना, तो टॉप 10 में 4 में मेजर में इंडिया चौथे नंबर पर था। While most of the jute mills were owned by the British, a number of textile mills were owned by the Indians too. तो ज़्यादातर जूट मिल्स के ओनर ब्रिटिशर्स ही होते थे, क्योंकि सबसे पहले उनको बंगाल में ही दीवानी राइट्स मिली थी, लेकिन कुछ टेक्सटाइल मिल्स के मालिक इंडियंस भी थे। Cotton mills were mostly set up at Ahmedabad, Bombay and Madras. The first cotton mill was set up in 1853 in Bombay. तो जो कॉटन के मिल्स थे वो ज़्यादातर अहमदाबाद, बॉम्बे या मद्रास, यानी कि ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा कॉटन ग्रो करता है, तो ये उन्हीं जगहों पे ग्रो करता था जहाँ ब्लैक सॉइल पाए जाते थे। और सबसे पहला कॉटन मिल जो है वो 1853 में बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया गया था। They produce cotton yarn for the cottage industries of India. Despite stiff competition from England and later Japan, Indian cotton industry continued to develop. तो ये जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस होता था, ये कॉटेज इंडस्ट्री मतलब होता है जो कि जहाँ पे काम करने वाले लोगों की संख्या जो है वो कम होती है। अभी हम लोग इंडस्ट्री के साइज़ के हिसाब से भी इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के इंडस्ट्रीज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, वो हैवी इंडस्ट्रीज़ जहाँ मशीनरी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जहाँ की मशीन बहुत कम वेट की होती है, काम करने वाले लोग भी कम होते हैं, और जो भी प्रोड्यूस होता है वो लोकल कंजम्पशन के लिए ही बनाया जाता है। और इसके बाद क्या हुआ, लेकिन कॉटन प्रोड्यूस करने में बहुत तगड़ा कंपटीशन हमको कौन दे रहा था? पहले इंग्लैंड और उसके बाद जापान। फिर भी इंडियन कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई। Heavy industries. The modern industries included iron and steel, cement, chemical and power, which are also required for other industries. हैवी इंडस्ट्रीज मतलब क्या होता है? भारी उद्योग, यानी कि जहाँ पे ऐसी चीज़ें बनती हो जो और इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ की जाती हो। जैसे कि आयरन है, आयरन आप बनाएंगे तो आयरन से हज़ारों चीज़ें बनती हैं, बर्तन से लेके इक्विपमेंट्स, गाड़ी के पार्ट्स, उसका डिज़ाइन, इसके अलावा बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो आयरन से हम लोग बनाते हैं। घर के अंदर भी बहुत चीज़, विंडोज़ जो होती हैं, हमारी डोर्स होते हैं, वो सब आयरन से बनती है। इसके अलावा स्टील का यूज़ होता है हमारे यूटेंसिल्स में और भी चीज़ों में, सीमेंट का घर बनाने में और कोई भी कंस्ट्रक्शन करने में केमिकल्स यूज़ होते हैं। पावर, बिजली का भी सबसे बड़ा रोल है। तो ये सब प्रोडक्ट्स जहाँ पे बनते हैं जिन इंडस्ट्रीज़ में, उनको क्या कहते हैं? हैवी इंडस्ट्रीज़।
और यहाँ पे बनने वाले प्रोडक्ट्स अदर इंडस्ट्रीज में काम आते हैं. Coal at this time remained the biggest source of power. With the growth of industries and the expansion of railways, the demand for coal kept on increasing, fueling the coal industry. तो इससे पहले जब तक इलेक्ट्रिसिटी पे रेलवे नहीं चलने लगी थी, कोल ही पावर का सबसे बड़ा सोर्स था. यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, जैसे जैसे रेलवेज अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे, एक्सपैंड मतलब कि बहुत जगह रेलवे की पटरियाँ बिछाई जा रही थी, स्टेशंस बनाए जा रहे थे. जितनी ज़्यादा ट्रेनें चल रही थी उतना ज़्यादा, क्योंकि तब तो फ्यूल का कोई और सोर्स नहीं था, तो कोयला ही यूज़ किया जाता था ट्रेन को चलाने के लिए. तो जितना ज़्यादा ट्रेन्स बढ़ रही थी उतना ही ज़्यादा कोयले की जो डिमांड थी वो भी बढ़ रही थी, जिससे कि कोयला इंडस्ट्री जो है वो बहुत, क्या कहते हैं, हाई डिमांड में थी. It was also required in the iron smelting process which began in 1874. तो कोयला की ज़रूरत कहाँ पे होती थी? आयरन को पिघलाने के में भी, जो कि 1874 से ही इंडिया में चल रहा था. Iron and steel industry India did not have a great beginning. However, under Jamshedji Tata, it took the shape of the famous Tata Iron and Steel Company. तो बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई, चाहे आयरन की बात की जाए या स्टील इंडस्ट्री की, लेकिन जमशेदजी टाटा ने, जिनकी कंपनी आज आप टाटा के नाम से जानते हैं, उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, पहले इसका नाम टिस्को था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको उन्होंने शेप दिया और यहाँ से बहुत अच्छा एज अ ब्रांड वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए. Iron industry was built up in India mainly with the help of Indian skills, capital and enterprise, but till independence iron production was not much. तो आयरन इंडस्ट्री इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश की गई ज़्यादातर क्यों? क्योंकि इंडियंस पहले ही इन सब स्किल्स में माहिर थे, उनको ये सब काम आता था. कैपिटल भी इंडिया का, एंटरप्राइज भी इंडिया का, पर इंडिया जब तक इंडिपेंडेंस नहीं अचीव कर ली तब तक आयरन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था. द सीमेंट, केमिकल एंड शुगर इंडस्ट्रीज डेवलप ओनली इन द 1930s. यानी जो सीमेंट, केमिकल और शुगर, ये 1930 से इंडिया के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे. इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज़. कॉलोनियल पॉलिसीज़ मैंने पहले भी बताया, कॉलोनियल मतलब क्या होता है? उपनिवेशिक. यानी कि क्योंकि हम लोग के ऊपर ब्रिटेन राज करता था तो हम लोग उनके क्या थे? स्लेव थे. तो वो कॉलोनियल टाइम्स इसीलिए कहते हैं कॉलोनियल पॉलिसी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या पॉलिसीज़ थी हमारे लिए और हमारे ऊपर उसका क्या असर पड़ा. Despite the progress made by the Indian industries, the pace at which they grew till independence was extremely slow. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस जो भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते थे, ना वो उनको फंड देती थी, ना ही वो उनको कोई प्रोटेक्शन देती थी, ना ही कोई सपोर्ट देती थी, जिसकी वजह से वो डेवलप ही नहीं कर पाते थे. इसीलिए उनकी ग्रोथ की जो पेस थी, जो स्पीड थी, वो बहुत कम थी. और अगर इंडिपेंडेंस तक की बात की जाए तो बहुत ही स्लो थी. ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया के अंदर फ्लरिश हुए, प्रॉस्पर हुए, वो आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस हुए. The industries were few in numbers and could be found only in some areas. Further, a number of these were owned by the British and hence the profit earned was sent to the Britain. तो यहाँ पे एक तो पहली बात, इंडस्ट्रीज़ बहुत कम नंबर में थी और कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में ही मिलती थी. इसके अलावा ज़्यादातर ये जो इंडस्ट्रीज़ होती भी थी, इनके ओनर्स जो होते थे वो ब्रिटिशर्स होते थे और जो भी प्रॉफिट इनसे अर्न होता था वो सीधे सीधे ब्रिटेन भेज दिया जाता था. The British followed economic policies that did not serve the Indian interests and made deliberate attempts to keep Indian industries in a subordinate position. तो ब्रिटिशर्स जो भी हमारे लिए आर्थिक नीति बनाते थे, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वो ऐसा था जिससे कि भारतीयों का कोई भी भला नहीं होता था. यानी हमारे इंटरेस्ट से वहाँ पे कुछ होता ही नहीं था और जानबूझ के ऐसी कोशिशें की जाती थी ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश ही ना हो पाए और हमेशा ब्रिटिश इंडस्ट्रीज से इंफीरियर पोजीशन पे रहे हैं, मतलब उनकी सबॉर्डिनेट यानी उनसे नीचे ही रहें वो. द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अंडर द ब्रिटिश रूल प्लेड अ वाइटल रोल इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी. यानी कि भारत का जो हथकरघा उद्योग है, जो कपड़ा उद्योग था, ये सबको चौपट करना भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट
भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न कर गया 19 से लेकर 20th सेंचुरी के बीच में. There was continuous opposition to India's drain of wealth and the failure of the British government in developing Indian resources and protecting its indigenous industries. तो भारतीय लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि कैसे ब्रिटेन जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत से ही भारत की संपत्ति ले जा रहा था, और प्लस वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, राज हमारे ऊपर वो करते थे, लेकिन ऐसी वो कोई पॉलिसी ही नहीं बनाते थे. हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करके वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर रहे थे और हमारे देश को क्या कर रहे थे, बिल्कुल गरीब और लाचार बना के वो क्या कर रहे थे, हमारा जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ थी जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसको भी वो बचाने में नाकामयाब हुए. Eventually, it was only after India's independence that concentrated efforts were made to plan and develop the industries. तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही 1947 में हम ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए और उसके बाद की तब की गवर्नमेंट ने ज़्यादातर अपनी जो 5 years वाली जो पॉलिसी होती है उसमें इंडियन इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए ज़्यादातर पॉलिसीज़ बनाई और तब से ही हमारी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो डेवलप होना स्टार्ट हुई. So by this chapter number 6 explanation is also over. In the next video we will start a new chapter discussion. Till then, take care and bye.